हमारे पास आगे वो उसकी जड़ आज स्टार्ट हो गई है। अब हम जड़ को आगे पकड़ते हैं, आगे ले जाते हैं। आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के अंदर वो कंप्लेन देता है कि मेरा जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, आप वहाँ पॉइंट पर पहुँचते हैं तो कंप्लेन क्या आई है? कंप्लेन कस्टमर की यही होगी कि कस्टमर नॉन टेक्निकल है कि वो कहेगा कि मेरा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा। उसे कोई पता नहीं है कि क्या इशू। कोई अगर वो लोगों के मशवरे में आ गया, फिर किसी मैकेनिक यहाँ चढ़ गया, फिर तो वो दबा हो जाएगा। अगर वो डायरेक्ट कस्टमर के पास दुकान मैकेनिक के पास जाता है, उससे जाके बताता है, फिर शायद हो सकता है मैकेनिक से बच जाए। बस सूरत दिगर जब लोगों के पास जाएगा, कोई कहेगा गैस नहीं है, कोई कहेगा क्या मसला है, कोई क्या, फिर वो खुद ही मैकेनिक बन जाता है। फिर वो मैकेनिक बन के खुद ही दुकानदार को जाके खुद ही फैसला कर देता है कि इसमें गैस नहीं है। फिर दुकानदार वो गैस का टीका उसको देता है। तो कस्टमर जब दूसरों से पूछेगा, फिर उसका जहन मुंतशिर हो जाता है। हर बंदा अपने हिसाब से अपनी बातें करता है, कोई भी उसमें से मैकेनिक नहीं होता। अब ऐसी सूरत के अंदर आप कंप्लेन पर गए, अपने यूनिट को शू लगा हुआ था, उसका प्लग लगा हुआ था, फ्रिज आपने क्लैमीटर निकाला, क्लैमीटर आपने लगा दिया, उसको देखा कि उसका कंप्रेसर ही रन नहीं हो रहा, कंप्रेसर ही नहीं चल रहा, उसका कंप्रेसर ही नहीं चल रहा। अब ऐसी सूरत के अंदर जब कंप्रेसर नहीं चल रहा, अपने कंप्रेसर को हाथ लगाना है कि आया वो क्या कहता है। आपने देखा कंप्रेसर आग बना हुआ है, गर्म है सब, इसका मतलब है ये चलता रहा है, इस वजह से हीटअप हो गया है। अब आपने क्या करना है, कंप्रेसर के ऊपर रिले, उसके साथ कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले लगी होती है और ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होता है। आपने उसको उतार देना, उन्हें कहिए ठंडा पानी दे, या फ्रिज के अंदर ठंडा पानी पड़ा होगा, आपने उठाना है, उस बेचारे को आपने नहला देना है, आपने उसको गुस्ल दे देना है। ठीक है, लेकिन गुस्ल देते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपकी छित्रोल हो सकती है। आपकी छित्रोल कैसे हो सकती है? क्योंकि वहाँ पर मार्बल है, सारे कमरे के अंदर पानी फैलेगा। ये चीज़ आपने पहले ध्यान में रखनी है कि ऐसा ना हो कि जज्बाती तौर पे जल्दी जल्दी पानी गिराएं और फिर उसकी बुड्ढी जो है ना वो आपको पानी गिराए, फिर छित्रोल पड़े। इस वजह से अपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैं पानी गिराने लगा हूँ, पानी कमरे में जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसका रास्ता ये होता है, कपड़े को गीला करें, कपड़ा अब वहाँ पे लोकेशन भी देखनी होती है ना, लोकेशन क्या है, कपड़े को गीला करें, कंप्रेसर को आप अच्छी तरीके से ठंडा करें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि कंप्रेसर चल नहीं रहा था, आप शॉर्टेज को चेक करेंगे, कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है। मीटर को आपने ओम पे रखना है, ठीक है, या कंटिन्यूटी पे रखें। एक तार आपने इसकी बॉडी के साथ, यानी जो लाइन लगी हुई है, लाइन को पहले आपने मूसल बनाना है, कंडक्टर बनाना है। कैसे? आपने मीटर की तार एक इस पॉइंट के साथ लगाई, एक इसके साथ। आया आपकी मल्टीमीटर की सुई या किलोमीटर की सुई कंटिन्यूटी दे रही है, डिजिट आ रहे हैं, आया ये कंडक्टर बन गया, मूसल बन गया, ठीक है। अगर नहीं दे रही तो आप टेस्टर जेब में होता है, इसको रगड़ के जब कंटिन्यूटी देना शुरू कर दे, इसका मतलब है ये मूसल बन गया। अब यहाँ पर दूसरी तार आप किसी एक पॉइंट के साथ लगा देखें, सुई हरकत तो नहीं करती, या डिजिट तो नहीं आते। अगर नहीं आते, सुई हरकत नहीं करती, इसका मतलब है कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है। अगर सुई हरकत कर जाती है, इसका मतलब है कंप्रेसर शॉर्ट। खत्म। कस्टमर को बताएंगे कि सर इसकी मोटर जो है वो रिप्लेस होगी। हालात के मुताबिक चलना होता है, हालात ऐसे नहीं हैं हम कस्टमर को कहें सर इसका कंप्रेसर तब्दील होगा, और कस्टमर जाल में से ऐसे भागेगा जैसे उसने तेल लगाया हुआ, स्लिप करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 22-23 हज़ार 24 हज़ार का फ्रिज का कंप्रेसर है, 5,000 6,000 गैस चार्जिंग है, ये तकरीबन 30 हज़ार के करीब अमाउंट बनती है। वो कहेगा सली वली पड़ा रही है पर, तो इसे उसने नहीं कराना। बेहतर रास्ता ये होता है, हालात के मुताबिक जो टेक्निकल बंदा होता है हालात के मुताबिक फैसला करता है कि ये नहीं है कि महंगाई को भी आपने देखना है, आपको भी कुछ बचे और कस्टमर का काम भी हो। हम इस टाइम पीछे हटते हैं, कंप्रेसर रूटीन का नाम ही नहीं लेते काम का। अगर कोई कह दे, उसे कहते हैं कि आजकल चाइना के कंप्रेसर डलवाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? चाइना का कंप्रेसर डालते हुए हम खुद डरते हैं। अब अंदर कंप्रेसर के अंदर पहले ये होता था, नए कंप्रेसर आते थे, जर्मनी, फ्रांस, जापान, टेंशन ही नहीं होती थी, लगाया बेफिक्र हो गए।
अब तो हमारे दिल जो है ना, उसकी हार्ट बीटिंग इतनी तेज हो रही थी, खुदा न खास्ता लगाते ये जवाब न दीजिए, आया इसके अंदर कहीं सिल्वर की बॉन्डिंग तो नहीं है। अब कंप्रेसर ऐसे भी आ गए जिसके अंदर सिल्वर की बॉन्डिंग है, मैकेनिक के गाटे में फिट होने हैं मैकेनिक के, तो इस वजह से मैकेनिक बहुत ज़्यादा समझदार मैकेनिक के पीछे हटता जा रहा है, वो सेकेंड हैंड की तरफ चला गया है। आप उसे कहेंगे सर इसकी मोटर जो है वो ख़राब हो चुकी है, सड़ चुकी है, इसकी मोटर रिप्लेस होगी, ठीक है। अब इसमें जो आपका ज़ाती खर्चा है 1200 रुपये की आपको मोटर डाल के देंगे, 1200 से 1500 के दरमियान आपकी करंट रेट मुझे पता नहीं है कि हो सकता है कि 200-300 आपको डाउन हो गया हो। 1200 की मोटर आप कर ले, 1500 की मोटर, उसने इसमें काटना भी है, इसको कंप्रेसर को काटेगा भी सही, अंदर उसने मोटर भी फिट करनी है और आपका क्या करना है, दोबारा वेल्ड भी कर देना है और आपकी तकरीबन 2000 रुपये गैस का कर लें, टोटल आपका 3500-4000 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये खर्चा है। हम कस्टमर से ऐसी सूरत के अंदर जब इसका रेट हम मांगते हैं 10,000 के करीब, इस पर मार्केट जो रेट है सेकेंड हैंड कंप्रेसर का वो 10,000 का रेट चल रहा है। तो हम ज़्यादातर अब देखते हैं कस्टमर की क्या हालत है कि 8,000-9,000 का रेट देंगे, फिर बार्गेनिंग करेगा, 1,500 टैक्स फिगर नहीं देना होता, पठानों वाला काम करना होता है। एक कालीन बेच रहे होते कितने का, 4,000 का, वो फिर आके 400 पे देता है। तो आपने वो काम करना है कि आपने उसे बताना है कि सर ये आपको पता है कि 7,000 मुझे 3,000 रुपये बच रहा है, 4,000 रुपये बच रहा है, कोई काम इतना नहीं है। फिर ऐसी सूरत के अंदर आपने बार्गेनिंग भी आप करनी है, 9-10 हज़ार की गेम करेंगे, 9-10 हज़ार स्टार्ट करेंगे बार्गेनिंग करके, आखिर में गेम 7,000-8,000 तक। बात तो कहते हैं ठीक है 10,000 में भी कर, ठीक है कोई मसला नहीं, वो तो हमें ठीक ठाक बच जाते हैं। हम भी दुआ करते हैं ऐसा कस्टमर मिल जाए, और ऐसे मिलते हैं, बाद बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, तो वो फिर 1,000-1,500 तोड़वाना होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर भी आपको 4-5 हज़ार 6 हज़ार एक फ्रिज देता है। आप कंप्रेसर कटिंग करें, कंप्रेसर कटिंग करा के वेल्ड करें और टाँका फिटिंग कर दें, ये सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी है, अभी करंट ये दोबारा फिर आ जाएगी। अब अगर कंप्रेसर की मोटर शॉर्ट नहीं है, कंप्रेसर सही लग रहा है आपको, शॉर्ट नहीं है, अब ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, आप कंप्रेसर को चेक करेंगे, क्या कहते हैं, आपने चेक किया शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे कंप्रेसर को तरफ, आप इसे ड्रग चलाएंगे, अब कंप्रेसर आपने क्लियर करना है कि आया कंप्रेसर सही है या कोई इशू इसके अंदर है। आपने शॉर्ट चेक किया, शॉर्ट चेक करने के बाद अब इसे प्रॉपर चेक करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है, आपने शॉर्ट चेक की, कंप्रेसर को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपने शॉर्ट चेक की, शॉर्ट नहीं है, आपने इसे ऑन किया। जब इसे ऑन किया वो क्या कहते हैं, वो 5, 7, 8, 9 एम्पेयर ले रहा है, 10 एम्पेयर ले रहा है, 11 एम्पेयर ले रहा है, 12 एम्पेयर ले रहा है। एक फ्रिज के मैक्सिमम जो एम्पेयर होते हैं आपको मैंने पहले बताया है, नॉर्मल एक छोटा फ्रिज है 0.5 से स्टार्ट होता है एम्पेयर, छोटा जो फ्रिज होता है 0.5, 0.6 एम्पेयर से लेगा। बहुत बड़ी बला आ जाए तो 2 एम्पेयर तक चला जाएगा, बहुत बड़ी बला। ये ना कि छोटा फ्रिज 2 एम्पेयर ले रहा तो आपके यहाँ जी टीचर ने कहा था 2 एम्पेयर ले रहा है, बहुत बड़ा डीप फ्रीजर, बहुत बड़ी बड़ा फ्रिज, तो वो 2 एम्पेयर पे जाएगी। वरना नॉर्मल जो फ्रिज है वो जाएगा 1.3, 1.2, 1.4, 1.5, बस इससे ऊपर नहीं जा रहे। ये जो हमारे घर के अंदर ये नॉर्मल फ्रिज चल रहते हैं ये इस रेंज में होते हैं 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इस वजह से एम्पेयर थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती है क्योंकि वोल्टेज हमारे यहाँ अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर एम्पेयर 1 पॉइंट नॉर्मल उसके बाद 1.4 है, हो सकता है वो 1.6 ले रहा हो वोल्टेज की वजह से, 1.7 ले रहा हो, लेकिन कुछ देर बाद जैसे वोल्ट प्रॉपर होते हैं वो 1.2 पे आ जाए, 1.2 पर आ जाए। ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है। आपने देखा 1.3, 1.2, 1.4 नॉर्मल एम्पेयर नहीं ले रहा, वो ले रहा है 6, 7, 8 एम्पेयर। अपने फ़ौरन विद इन सेकेंड बंद कर दिया। अब आपके जहन में 2-3 फॉल्ट आएंगे, अब ये चीज़ें सीखने वाली है। नंबर 1, मोटर क्रॉस है। मोटर क्रॉस है, क्रॉस से क्या मुराद है कि अंदर वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग आपस में मिल गई है। वाइंडिंग में स्टार्टिंग और रनिंग आपस में मिल गई है जिसकी वजह से स्टार्टिंग अलग नहीं हो रही। एक चीज़ याद रखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ 1 से 3 सेकंड के लिए सर्किट में रखी जाती है, 1 से 2 सेकंड, 1 से 3 सेकंड, ज़्यादा देर सर्किट में नहीं रहती।
जितनी देर स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में होगी उतनी देर मोटर एम्पेयर ज़्यादा ले रही होगी। ये चीज़ जहन में अच्छी तरह रखें कि अब आपको जब कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, अब आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मोटर क्रॉस है या जो कंप्रेसर को चलाने वाली रिले है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। आपने उसे ऑन किया, कंप्रेसर चल पड़ा, कंप्रेसर चल पड़ा, लेकिन एम्पेयर कितने ले रहा है? 7, 8, 9 एम्पेयर ले रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 फॉल्ट आएंगे। एक फॉल्ट मोटर क्रॉस है, दूसरा फॉल्ट के इसके अंदर जो रिले है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग नहीं कर रही। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सिंपल है। कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएं, एक तार कॉमन पे लगाएं और एक तार अपने रनिंग पर लगानी है। एक तार आपने कॉमन पे लगानी है, एक तार आपने रनिंग पर लगानी है। रनिंग और स्टार्टिंग को चंद सेकंड के लिए आपने शॉर्ट करना है, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग सर्किट में नहीं आएगी कंप्रेसर नहीं चलेगा। जब तक स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट में नहीं आएगी आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा। आपने क्या करना है? एक तार कॉमन पे लगाई, एक तार रनिंग पे लगाई, तो रनिंग से एक तार आपने एक तार स्टार्टिंग से साथ लगाकर इसके साथ आपने टच देके रखना है। रनिंग के साथ आपने स्टार्टिंग वाली तार को रनिंग के साथ आपने टच देके रखना है। ये टच दिया, अभी मैं प्रैक्टिकल करा तो अभी क्लियर हो जाएगा। आपने टच दे के रखा, जैसे ही आपने ऑन किया आपने टच खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सेकंड या मैक्सिमम 3 सेकंड आपने सर्किट में रखना है, ज़्यादा देर सर्किट में रखना। आपने इसे चलाया तो ये नॉर्मल एम्पेयर ले रहे, 1.1-1.2 एम्पेयर ले रहे। आपने उसे जब फ्रिज में लगा हुआ था, फ्रिज पूरा मुकम्मल था, आपने उसे चलाया कंप्रेसर को, वो 7, 8, 9 एम्पेयर ले रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपने उसे चलाया, डायरेक्ट चलाया तो 1-2 एम्पेयर ले रहा है, तो 1.2 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब है एक ही फॉल्ट है, उसकी रिले खराब है, रिले तब्दील कर दे, मसला हल। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आप गए कंप्लेन पर गए कि वो कहते हैं जी हमारा यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा। आपने उसे ऑन किया, आपने सबसे पहले कंप्रेसर देखना है, ऑन करने की जरूरत नहीं, ऑन पहले ही है वो। आपने कंप्रेसर को हाथ लगाया, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आग बना हुआ है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने इसको नहीं चलाना, ना इसको छेड़ना है। अक्सर मैकेनिक, जितने भी मैकेनिक वो ये करते हैं, उसको कैपेसिटर का धक्का मारेंगे, डायरेक्ट चलाना शुरू कर देंगे। वो पहले आईसीयू में पड़ा हुआ है, आप उसे कैपेसिटर के धक्के मारेंगे, हाई पोटेंसी के टीके लगाएंगे, वो तो एक्सपायर हो जाएगा, वो तो नहीं बचेगा। जितने भी मैकेनिक आप देखें वही ये करते हैं। उस्ताद बाज़ाते खुद काम करते नहीं हैं, शागिर्द काम करते हैं, वो फिर अपने ही दिमाग से काम करते हैं, क्योंकि उनके पास तो दिमाग अपने हिसाब से होता है, वो सत्यानाश करके रख देते हैं। क्योंकि अंदर एक टेक्निकल ग्राउंड होता है कि अंदर मोटर की रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, मज़ामत बढ़ चुकी है, मोटर गर्म है, तो ऐसी सूरत के अंदर जब इसे हम करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने लगी, जिसकी वजह से रोटर नहीं घूमेगा आपका बराबर, क्योंकि मोटर हीटअप है। तो आप क्या करें? एसी का कंप्रेसर है, फ्रिज का कंप्रेसर है, कोई भी कंप्रेसर से ठंडा यक करें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आपने उसे चलाया, चलाने पर वो क्या कर रहा है? कंप्रेसर चल पड़ा, लेकिन एम्पेयर ले रहा है 7-8, जो 1 टन के एसी से 2-1.5 टन के एसी के बराबर एम्पेयर ले रहा है, 7-8 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब इसमें मसला है। आपने फ़ौरन बंद कर दिया, बैठा नहीं होता इंतजार, ये घंटे देखना नहीं होता, घंटे विदिन सेकंड काम होता है। आपने बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है? अब आपके जहन में आ गया इसमें 2 फॉल्ट है। एक फॉल्ट ये है कि मोटर क्रॉस है, दूसरा फॉल्ट ये है कि इसके रिले खराब है। आपने क्या किया? आपने इसको डायरेक्ट चलाया। डायरेक्ट चलाने के लिए एक तार कॉमन पे लगाई, एक तार रनिंग पे लगाई। रनिंग और स्टार्टिंग को आपने चंद सेकंड के लिए शॉर्ट किया। आपने शॉर्ट किया, कंप्रेसर चल पड़ा और एम्पेयर ले रहा है 1 एम्पेयर या 1.2 एम्पेयर। इसका मतलब है उस्ताद इसकी रिले खराब है, रिले को तब्दील कर देंगे, मसला हल। अगर आप डायरेक्ट चलाते हैं दूसरे फॉल्ट की तरफ, अगर आप डायरेक्ट चलाते हैं, डायरेक्ट चलाने पर भी वो 6-7-8 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, दूसरे फॉल्ट की तरफ है 7-8 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब है अंदर मोटर फारिग होगी, मोटर क्रॉस होगी। क्रॉस से क्या मुराद है? अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में मिल गई। कस्टमर को बताएंगे सर
कि इसकी मोटर जल चुकी है, आपने उसे क्रॉस नहीं बताना। असल चीज़ होती है कस्टमर से बात करने का भी तरीक़ेकार होता है, डीलिंग का भी अंदाज होता है। कस्टमर नॉन टेक्निकल है, आपने उसे बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाना है। क्रॉस का आपने बताया, वो कहेगा पता नहीं क्या क्रॉस है, 10 बंदों से पूछेगा जी वो कहते हैं क्रॉस है क्रॉस है, हर बंदा अपने हिसाब से उसे जवाब देगा। सिंपल आपने उसे बताना है कि सर मोटर इसकी जल चुकी है। कस्टमर को जब भी आपने गाइडलाइन देनी है बिल्कुल सिंपल अल्फाज में देनी है। आपने मुश्किल अल्फाज या मुश्किल तरीके से उसे नहीं बताना जो वो समझ ना सके, वो कंफ्यूज होगा, आपसे स्लिप हो जाएगा। आपने सिंपल बताना है कि सर मोटर जल चुकी है, इसकी मोटर रिप्लेस हो जाएगी और इतने चार्जेस, ठीक है। फिर आपने फ्रिज को उठाना है, अगर वो एग्री होता है दुकान पे ले आना है। वहाँ पर आपने एक चीज़ और भी ख्याल रखना है, आपने ये नहीं कहना कि फ्रिज दुकान पे पहुँचा दें, डीप फ्रीज़र दुकान पे पहुँचा दें, फिर मछली गई स्लिप। ये हमने कई बार देखा है, हमने कहा प्रोफेसर बन गए ना हम लोग, पहुँचा दें, कस्टमर के हाथ से निकल गया। अच्छा जी, उसी टाइम फ़ोन किया गाड़ी वाले को, गाड़ी वाला आया, ये रेडी वाला आया, उठाया, अच्छा समझ आए कि नहीं। क्योंकि दौर ऐसा है, उस हिसाब से काम करना होता है। वो वेटिंग वाली गेम ख़त्म हो गया, आया उसी टाइम छुरी फेंक देनी है उस पर कि वेट भी नहीं करना। ऐसा ना हो कि उसका दिमाग ख़राब हो जाए, वो चेंज कर देने, उसे उसी टाइम पहले छुरी फेंक के निकाल के साइड पे रख दो, लाइने वाइने काट के कंप्रेस एक साइड पे कर दो। तो ये होते हैं काम बिजनेस के तरीके हैं, कि काम करने के तरीक़ेकार होते हैं कि आप सादा लो हमारी तरह बने रहे तो फिर तो कस्टमर नहीं आता। समझ आ गई। आपने क्या किया, आपने ट्रक चलाया, सही चल पड़ा, आप रिले को चेंज कर देंगे, आपका मसला हल हो गया। खबा वहाँ पे करंट मैगर रिले लगी हुई है या इलेक्ट्रॉनिक रिले लगी हुई है, कोई भी रिले लगी हुई आप रिप्लेस कर देंगे, आपका मसला हल हो गया। एक फॉल्ट है। अब दूसरे फॉल्ट की तरफ चलता हूँ। अब कंप्लेन पे गए, तीसरे फॉल्ट की तरफ। कंप्लेन पे गए, मसला वही, क्योंकि मसला सिर्फ आपके पास कस्टमर खुद मैकेनिक नहीं है। आपको ये आकर ये नहीं कहेगा कि मेरा फ्रिज चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, मेरे फ्रिज में गैस नहीं मंगा रही। कस्टमर आपके पास आता है, कहते हैं ये फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, हम पूछते हैं चल रहा है, वो कहते हैं जी चल रहा है। अब उसका चलना जो है वो किस हिसाब से होता है, उसका चलना भी बड़ा अजीब हिसाब होता है। वो देखते हैं फ्रिज के अंदर लाइट रोशन है, वो ये समझता है कि फ्रिज चल रहा है। डीप फ्रीज़र की लाइट रोशन है, वो ये समझता है कि डीप फ्रीज़र चल रहा है। याद रखें लाइट जो है वो डायरेक्ट सर्किट में है। आपका कंप्रेसर जल जाए, रिले जल जाए, ओवरलोड जल जाए, पूरा फ्रिज जल जाए, पावर आ रही हो और लाइट आपकी ठीक हो तो लाइट रोशन रहेगी। समझिए मेरी बात की। कस्टमर ये समझता है कि लाइट रोशन है तो मेरा कंप्रेसर चल रहा है, मेरा फ्रिज चल रहा है, मगर कूलिंग नहीं कर रहा। वो फिर क्या करेगा, लोगों से पूछेगा, फिर वही बात आएगी जी गैस नहीं है। तो आपने क्या किया, आपके पास आता है, आपने खामोश रहना, कोई से बार्गेनिंग ये नहीं पूछना हाँ जी कंप्रेसर चल रहा है, ये लाइट ये वो, उसको पजल नहीं करना। पजल करने से कई तो मेंटल केस होते हैं, मत्थे लग जाते हैं, और कई जो है वो स्लिप हो जाते हैं। आपने सिंपल औजार पकड़े, रिले बैग के अंदर औजार मौजूद होते हैं, स्टार्ट पर पहुँच गया जी कूलिंग नहीं। आपने चेक किया कंप्रेसर नहीं चल रहा, स्विच ऑन है मगर कंप्रेसर नहीं चल रहा। अब कंप्रेसर नहीं चल रहा तो क्या वजह हो सकती है, क्या वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 पावर इशू। आपके जहन में हर चीज़ होनी चाहिए, क्या है किस तरह है। अगर इस टॉपिक को मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ा मैं इसे रिवाइज करूँगा, लेकिन समझ आनी चाहिए आपको फॉल्ट की आपने काम कैसे करना है। नंबर 1 कंप्रेसर नहीं चल रहा, पावर इशू, पावर के प्रॉब्लम है, पावर वहाँ तक नहीं पहुँच रही। नंबर 2 इशू, उसके साथ एक प्रोटेक्टर लगा होता है, कंप्रेसर के साथ एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो बड़े लेवल पर भी होती है, छोटे लेवल पर भी होती है, ओवरलोड उसे कहते हैं। ओवरलोड एक प्रोटेक्टर है जो मोटर की हिफाजत करता है, उसे जलने से बचाता है। ओवरलोड लगा होता है, इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट होते हैं। ये ओवरलोड अगर ख़राब हो जाए करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा कंप्रेसर नहीं चलेगा। 2 फॉल्ट। नंबर 3 फॉल्ट रिले का ख़राब होना, अगर रिले ख़राब हो जाए तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये 3 मेजर फॉल्ट है। चौथा फॉल्ट कंप्रेसर का आता है, अगर कंप्रेसर जल जाए तो कहाँ से चलेगा, मोटर जल गई है या कुछ और जल गया है, कंप्रेसर नहीं चलेगा। मेजर फॉल्ट क्या आ गए, नंबर 1 कंप्रेसर नहीं चल रहा बिल्कुल ही, और कंप्रेसर बात लगा है बिल्कुल ठंडा पड़ा है। नंबर 1 पावर इशू, वहाँ तक वोल्ट नहीं पहुँच रहे। नंबर 2 इशू रिले ख़राब है। नंबर 3 इशू ओवरलोड ख़राब है।
नंबर 4 इशू कंप्रेसर खराब। हम पकड़ेंगे सबसे पहले पावर को। पावर जब क्लियर हो जाएगी तो फिर हम आगे जाएंगे। अब देखिए पावर पकड़ने का क्या तरीक़ेकार है। अब पिक करते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं मेरी तबीयत भी गड़बड़ है। अब ये देखिए आपके पास फ्रिज का शू है, प्लग जिसे आप स्विच कहते हैं आपकी जुबान में, हम नहीं कह सकते उसको। ये प्लग शू, ये स्विच नहीं है जिसे आप स्विच स्विच कहते हैं। मैं कह के थक गया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। ये आपने शू को पकड़ना है। ये आपके पास एक तार और दूसरी तार है जहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर के साथ आपकी एक डब्बी लगी होगी, उसके साथ रिले ओवरलोड लगी होती हैं। 2 तारें वहाँ निकल रही होंगी, एक तार ओवरलोड पर जा रही होगी, एक तार रिले पर जा रही होगी। एक तार इनमें से एक तार रिले पे जा रही होगी, एक तार ओवरलोड पर जा रही होगी। आपने मीटर की एक तार इसके साथ लगानी है, मीटर की दूसरी तार जो वहाँ 2 तारें लगी हुई हैं उनमें से एक तार के साथ लगाएंगे, यानी एक तार यहाँ दूसरी तार यहाँ। अब आपने देखे कंटिन्यूटी मिल रही है, आपने चेक किया कंटिन्यूटी मिल गई। फिर इससे तार हटाकर इसके साथ लगे शू के दूसरे पॉइंट के साथ, अब ये तार इस पॉइंट के साथ लगे, कंटिन्यूटी मिल रही है, कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब है यहाँ तक करंट पहुँच रहा है, तार का इशू नहीं है। अंदर फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है वो भी ठीक है, जहाँ तक करंट आ गया। अब इशू हमारे पास क्या रह गए, ओवरलोड, रिले, कंप्रेसर, पावर का इशू ख़त्म हो गया। पावर यहाँ तक आ गई क्योंकि कंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। एक चीज़ और भी अगर मज़ीद कंफर्म करना हो कि आया कहीं स्टेबलाइजर कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, आपने मीटर को वोल्ट पे रखना है। वोल्ट पे रखने के बाद जो आपका स्टेबलाइजर लगा हुआ है, स्टेबलाइजर के सॉकेट के अंदर जो मीटर की तारें हैं, प्रॉब है, ये इसके अंदर डालें। देखिए यहाँ पर वोल्ट शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो कितने वोल्ट है यहाँ भी चेक करें। बाद का स्टेबलाइजर प्रॉब्लम करता है, यहाँ पर आपने चेक किए 220 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है स्टेबलाइजर भी क्लियर है। 220 वोल्ट आउटपुट आ गए तो पावर इशू ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इशू रह गया ओवरलोड, रिले और कंप्रेसर। अब आपने कंप्रेसर के दरमियान आपने मज़ामत मालूम करनी है। तीनों पॉइंटों के दरमियान मज़ामत है, रेजिस्टेंस दे रही है, तीनों पॉइंट बोल रहे हैं। कंप्रेसर शार्ट तो नहीं है, शार्ट आपको मैं समझा चुका हूँ। कंप्रेसर शार्ट तो नहीं है, तीनों पॉइंट आपके काम कर रहे हैं। आपने देखा तीनों पॉइंट आपस में बोल रहे हैं, तो उसी टाइम आपने कंप्रेसर को डायरेक्ट चला देना है। उसी टाइम कंप्रेसर को आपने डायरेक्ट चलाया, डायरेक्ट चलाया तो आपका कंप्रेसर चल पड़ा, डायरेक्ट चलाया तो आपका कंप्रेसर चल गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास फॉल्ट रह गए 2, ओवरलोड और रिले। हम दोनों को चेंज कर देते, ख़त्म कर देते, मसले वही हल कर देते। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपको टाइम नहीं दिया जाता कि आप एक एक चीज़ को नहीं चेक कर सकते। आपके पास टाइम फ्रिज है, नो फ्रॉस्ट फ्रिज है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रिज है, बड़ा टाइम मांगता है। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे, हम देखते थे एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुंसलिक हैं, उनको चेक करने का टाइम नहीं, हम रिप्लेस करके परे मारते थे, रिप्लेस कर दिया, ख़त्म। जो इशू साथ था वो भी इशू भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे ओवरलोड और रिले में से कोई भी इशू है, दोनों को चेंज करके परे मारेंगे, मसला ख़त्म हो गया, आपका यूनिट अपनी जगह पर। क्योंकि फास्ट ट्रैक में काम करना होता है। अब वो दौर नहीं रहे एक एक चीज़ को चेक करे, ये करे, वो करे, एस्टिमेट पे काम होता है। हाँ जी ये मसला आ रहा है तो ये मसला होगा, ख़त्म, उसको रिप्लेस करके परे मार। पहले चेकिंग वाले दौर ख़त्म हो गया। हाँ जी पहले जो होता था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये अब तो कार्ड आ गए, कार्ड रिप्लेस किया, ख़त्म कर दिया। अब तो जदीद दौर आ गया, वो पहले वाले दौर ख़त्म हो गए इनके सारे। हाँ जी टाइम लगा, जो ख़ानदानी मैकेनिक है वो तो इस लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं इंजीनियर टाइप के, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो फॉल्ट पकड़ा, उसे पता है ये मसला है, उसी टाइम उठाएंगे, चेंज करके परे मारेंगे, ये ले ये फ्रिज क्लियर, खत्म। साथ एक्स्ट्रा ऐड अपने तौर पे बचने के लिए साथ कैपेसिटर भी ऐड कर देंगे, जान छुड़ा देंगे। क्योंकि फॉरेन में आपको एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 एसी क्लियर करने होते हैं। यहाँ तो एक दिन में हम एक एसी क्लियर नहीं करते, 30-30, 35-35 मैं खुद क्लियर करके आ चुका हूँ। आपके पास एक एसी नहीं करा है, दूसरा तीसरा दुकानें भरी पड़ी है। हाँ जी दूसरा हेल्पर भी कोई नहीं है, अकेले काम करना है। आपने कंप्रेसर भी रिप्लेस करना है, आपने गैस भी चार्ज करनी है, आपने सारा काम खुद ही करना है।
बाकी सारे बंदे साइडों पर चले गए। पहले हम भी साइडों पर जाते था, मैं भी साइडों पर जाता था, मैं और बिलुल और आराम तोपी करते थे। एक यूनिट लगाने के लिए हम पता नहीं कितने घंटे लगा, बैठ गया आराम से, खजूरे वजूरे खाई दरख्तों पे इधर उधर, तो फिर पानी वानी पिया, रिलैक्स हो गया। जब हमें गाड़ी की आवाज़ आना शुरू की, मैंने गाड़ी आ गई है, तो शुरू हो गया बिलू साल। और हाँ क्या हुआ बिलू, अतर क्या हुआ, और सर जी बुला के तबू के अंदर ये है तो वो है, सुराख नहीं हो रहा, वो नको नक कम से आ गया। मुझे अपने दुकान का सुपरवाइज़र बना दिया, मैं खुश हो गया, लेकिन अजाब में पड़ गया। अजाब में ऐसा पड़ा कि उधर से निकल ही ना सकूँ, वो मुझे साइड पे लेके ना जाए। तो ये हिसाब हो गया कि हम लोग बड़ा 3-4 घंटे लगा देते हैं यूनिट को, वो टाँ करके फिर वापस चले जाते थे। यार इतना टाइम, 1.5 घंटा मैक्सिमम आपको टाइम देते, 1.5 से 2 घंटा बेस इंस्टॉल करने में। तो ये इस टाइप के इश्यूज नहीं खड़े होते हैं। वहाँ की लाइफ एक अपनी लाइफ है, ना आपको कोई तंग करने वाला है, ना वहाँ का कोई बक है, ना यहाँ पे सर पे कोई बंदा खड़े होने वाला, कोई नज़दीक ही नहीं आता। आप अरबी घर में बैठे हो, आप एसी इंस्टॉल कर, आपके पास नहीं आएगा, नज़दीक आने का नाम ही नहीं लेगा। आपने एसी क्लियर किया, चला दिया, उसे बताया कि एसी चला दी, क्या करें, ओके, और आके देखेगा, देखता भी बहुत कम है, आपको खलबूज देगा बस। हाँ खलबूज देते हैं, अच्छे अरबी देते हैं, सिटी वाले नहीं देते। अरबियों से दरअसल कम वास्ता पड़ता है। वजह क्या होती है, जिन घरों में हमने काम करना होता है वो विलास खाली होते हैं, वो शादो नादर के काम करना पड़े, वरना तो इंडियन सिखों इनके घर जाना होता है। इनके घर जाना जो अपने आप को मारने वाली गेम होती है। इतनी गंदी बदबू आती है इनके घरों से कि बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, इतनी स्मेल होती है। वो संदूर वगैरह पता क्या डालते हैं। चलो हिंदुओं के घरों में है, सिखों के घरों में बहुत बदबू है। वहाँ पे जब आप काम करेंगे, सिर्फ मुसलमान के घर से बदबू नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है। वहाँ जब हिंदू, सिख, चाइनीज़ घर, मुस्लिम घर में जाएंगे, इतनी बदबू आती है कि उन्होंने कपड़े इतने प्यारे पहने होते हैं, लेकिन घर के अंदर आप 1 घंटा भी रुके, मुझे 6-7 साल आए हुए, लेकिन अभी तक मैं ज़रा गौर करता हूँ, मेरे नाक में घुसती है वो खुशबू आज तक, इतनी गंदी बदबू है। तो वहाँ का अपना माहौल है, वहाँ के अपने काम है। देखिए वहाँ पे आपने फास्ट ट्रैक पे काम करना होता है। आप देखें ट्रैक पे कैसे काम करेंगे, आपने चलाया कंप्रेसर को, कंप्रेसर चलाया, वो अम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, आपने उसे ख़त्म कर, रिले ओवरलोड उतार के परे मारी, जो उसको चलाने वाली डिवाइसेस थी रिले ओवरलोड उतार दी, आपने उसे डायरेक्ट चलाया, सही अम्पेयर ले रहा है, आपने उठा के परे मारा, उसको रिले ओवरलोड बैग में से निकाली और उसको लगा दी, खत्म। अब रिले ओवरलोड लगाने के लिए भी आप मज़ेदार चीज़ आपको समझाऊँ। तो रिले ओवरलोड लिया जाता है कंप्रेसर के हिसाब से एचपी में, यानी आपका कंप्रेसर 1.5 का है तो ओवरलोड भी 1.5 का लगेगा, रिले भी 1.5 की लगेगी। इंजीनियरिंग कहती है, लेकिन फील्ड नहीं कहती। हमने चलना है फील्ड में, इंजीनियरिंग सिर्फ सवाल जवाब तक सही है। आपसे कोई पूछता है कि 1.5 का कंप्रेसर है, इसमें रिले किस साइज़ की लगेगी, आप बताएंगे सर 1.5 की। वो कहते हैं ओवरलोड किस साइज़ का लगेगा, 1.5 का लगेगा, ठीक है, जो भी साइज़ है उसी साइज़ की रिले ओवरलोड लगेगी। लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं है, फील्ड अंधेर नगरी है, फील्ड चलती का नाम गाड़ी है। हमारे पास क्या होती है, रिले ओवरलोड पड़ी है, उठाई, लगा दी, चलाया, मैच कर दिया, अम्पेयर सही है, 5-10 मिनट 15 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया, 5 मिनट का वक्फा दे के फिर चलाया, चल पड़े, इसका मतलब है रिले ओके, देखा इतना सा बात होती है। कोई साइज कोई चीज़ नहीं है। आजकल तो करंट हर रिले के ऊपर लिखा हुआ है 1.5, 1.6, 1.4, 1.3, पहले नहीं था, पहले मॉडल नंबर होते थे, अब नहीं है, अब रिले के ऊपर साइज आ गए हैं। तो हमने क्या किया, रिले ओवरलोड को उठा के परे मारा जो ख़राब थी, अब हमने चेक नहीं की ओवरलोड ख़राब है, रिले ख़राब है, खली वाली जाए, रिले ओवरलोड बैग से निकाला, नया लगा दिया, चल पड़ा, यूनिट अम्पेयर सही दे रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके खत्म। ये नहीं है, चेकिंग वाले दौर नहीं है, पुरानों की तरह काम नहीं करना, लेटेस्ट जिस तरह जदीद दौर है, कम से कम वक्त खर्च करना है अपने काम करने में, किसी जगह काम करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, वो भी बताता हूँ आपको, कि ऐसा ना हो कि हम ये इतने ट्रैक पे काम करके खुश हो जाएं। अब जितना जल्दी काम करेंगे, कस्टमर आपको पैसे नहीं देता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो चुका है, पैसे नहीं मिलते। हम तो अपने लेवल पे जाते हैं, ऐसे 5 मिनट मसले हल किया, ये सर 500, किस चीज़ के 500, आपने तो 5 मिनट लगाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमें अपना टाइम बर्बाद करना पड़ता है पैसे रिकवर करने के लिए।
या वहाँ पे खुद स्लिप हो जाते हैं, शिगिर्द को बैठा देते हैं, यार तू ट्रेस का काम देख, इसको क्या मसला आ रहा है, मैं भी आता हूँ, तो उसको बता देते हैं ये करने में, उसको समझा दिया, खुद साइड पे चले गए। सर फ्रिज अगर 1.4 का लगा हुआ कंप्रेसर तो आके 1.5 का लगा देता, लगा के गैस चार्ज करके दे दिया, 2-4-5 दिनों के बाद उसकी कूलिंग ठीक है नहीं है, फिर उसका कौन जवाब देगा? कंप्रेसर अगर साइज में छोटा लगाएगा वो उसी टाइम उसे बता देगा मैं साइज में छोटा लग गया हूँ, उसका सर्कुलेशन एरिया पूरा नहीं होगा, आपका कंडेंसर पूरा गर्म ही नहीं होगा, आपका यूनिट प्रॉपर कंडेंसर गर्म ही नहीं होगा क्योंकि साइज कैपेसिटी में कम है। ये हुआ ना, उसने छोटा लगा दिया, बड़ा निकाला, छोटा लगा दिया, एक हफ्ते के बाद कूलिंग आ गया, ऊपर नहीं हो रही, नीचे हो रही, फिर जब उसको मैंने बताया, फिर उसने फिर काटा, फिर लेके गया, गैस भी तो ज़ाया होगी, फिर पैसे तो मेरी तरह इंजीनियर होगा ना, फिर उसके पैसे लेकर ही मारना चाहिए। हमें बताया ना सारा फील्ड के अगर आप गलत कंप्रेसर एक बार पहला कंप्रेसर जेन्युइन अपनी जगह पे लगना चाहिए, अगर पहला कंप्रेसर गलत लग गया जिसने तब्दील किया, आने वाले सारे मैकेनिक उस रूटीन पे जाएंगे, आने वालों के लिए रास्ता उसने गलत कर दिया, आने वाला हर बंदा मैकेनिक फंसेगा। ये चीज़ देखनी होती है, कंप्रेसर का जो साइज है उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझा रहे थे, उसके पीछे बोर्ड में रखे तो उससे पता चल जाता कि आप निकाला है, एक 4 का निकाला है, उसके पीछे जो वो सही नहीं लगी होती, उससे वो देख लेता है। दूसरा आया, उसने कहा यार 1.4 का था, इसने 1.5 का लगा दिया, अब ये पीछे कूलिंग नहीं हो रही, तो उसने दूसरा निकाला, वो चल गया, लेकिन उसके बोर्ड नंबर भी लिखा होता है बॉडी पे। कंप्रेसर के ऊपर जो वाटेज होते हैं या ताकत होते हैं, नंबर एक फील्ड एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बंदा जब डेली एक ही चीज़ एक ही काम करता है वो फनकार हो जाता है, उसे पता है रोज़ाना एक ही नस्ल के फ्रिज आएंगे, फ्रिज के साइज़ क्या चाह रहे हैं, 10 क्यूबिक फुट मिलेगा, 12 क्यूबिक मिलेगा, 14 मिलेगा, 14 या आपको मिलेगा 8 क्यूबिक फुट का, बस ये साइज़ आते हैं, 4-5 साइज़ है, इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये साइज़ है, इसमें फलां साइज़ का कंप्रेसर लगेगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है ना कंप्रेसर देखने की, जो मैकेनिक जो कंप्रेसर नहीं देखता, वो उसके साइज उसकी जिसामत देख के दर्जी बता देता है इसमें फलां मीटर इतने मीटर कपड़ा लगेगा, तो वो हमें भी फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है 1 मिनट में इसमें फलां साइज का कंप्रेसर लगेगा, खत्म। कोई ना बॉडी देखते ना कुछ देखते, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी फील्ड तो है नहीं, 4-5 फ्रिज है, साइज है, तो उसमें बंदे को जब डेली काम करना होता है उससे पूरा अंदाज़ा आंखें बंद करके हाथ लगा के भी बता सकता है इसमें फलां साइज का कंप्रेसर लगेगा। हाँ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हज़ारों में लाखों में फिर बात है, 4 या 5 साइज चाह रहे हैं, 8 क्यूबिक फुट चाह रहा है, 10 क्यूबिक फुट चाह रहा है, 12 चाह रहा है, 14 चाह रहा है, बस। अब इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर मैं खड़े खड़े आपको दे देता हूँ, साइज दे देता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो आपको परेशानी बने। आपके पास 8 क्यूबिक फुट का कंप्रेसर है, 1.6 का कंप्रेसर डाल दे, बगैर आंखें बंद किए, नो टेंशन, किसी चीज़ को आपने देखना ही नहीं है। जी मैंने बताया चंद साइज चाह रहे हैं, 8 क्यूबिक फुट चाह रहा है, 10 क्यूबिक फुट चाह रहा है, 12 चाह रहा है, 14 चाह रहा है, इसमें चंद एक कंप्रेसर लगते हैं, कोई ज़्यादा बड़े चौड़े कंप्रेसर नहीं लगते। 8 क्यूबिक फुट का आपका फ्रिज है, 1.6 का कंप्रेसर लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 क्यूबिक फुट का फ्रिज है, अब 1.5 लगा दे, 10 क्यूबिक फुट का फ्रिज है, अब 1.5 का कंप्रेसर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्रेसर साइज 1.5 है, सबसे ज़्यादा जितना फ्रिज आ रहा है 90% 1.5 में जा रहा है। 1.5 का कंप्रेसर सीजन में शॉर्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास 12 क्यूबिक फुट है, इसमें 1.4 लगता है, अब इससे बड़ा जो साइज़ आता है उसमें 1.3 कहता है, वो साइज़ बहुत कम होता है, वरना ज़्यादातर 1.4 तक आते हैं। हाँ 1.6, 1.5, 1.4 बस 3 साइज चलते हैं। इस फील्ड के अंदर तो कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है कि हाँ जी लंबी चौड़ी फील्ड है, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कंप्रेसर चलने वाले साइज कौन से हैं? 1.6, 1.5, 1.4 तीन साइज। अब इसमें से हम डिसाइड करें सबसे ज़्यादा चलने वाला साइज कौन सा है? 1.5। ये जो नॉर्मल फ्रिज पड़े ये वाले ये सारे ये 1.5 कैटेगरी में चाहिए। आपका फ्रिज किस साइज में है? बस 1.5 में 1.5 लगाया था उसने, उसे कंप्रेसर 1.5 लगाया, दोनों ने आपस में एडजस्टमेंट की है,
दूसरे में गया उसको पूछा कि उसने कहा कंप्रेसर में कुछ है तो कहा कि उसका गया कबाड़ी से लेके आया फिर वो चल गया। सारे वो गिटर मिटर आपको तो नहीं बता सकते ना, कल आप दुकान खोल के बैठे मुकाबले में तो फिर तो मसला नहीं होगा। दुकान खोलना सबसे बेस्ट है, दुकान खोलना हमारे फील्ड में सबसे बेस्ट है कि इस काम के अंदर इतनी बचत है, इतना पैसा है कि बंदे के जेब में डालते जाए पता नहीं चलता किधर है, किधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतनी कमाई है। हलाल की कम है, हराम की ज़्यादा है, लेकिन ये है कि कमाई बहुत है। जैसे मैं बहुत ईमानदार था, मुझ जैसा ईमानदार बंदा ही नहीं था, लेकिन क्या है कस्टमर ने मुझे चोर बना दिया, फिर मैं चोरियाँ शुरू। क्यों? अरे ज़्यादा स्टूडेंट मेरा जाते हैं। कल मैं आपको मज़ीद इसके अंदर समझाऊंगा सारा, बैठा के 5-5 स्टूडेंट कि आया कैसे रिले लगानी है, किस तरह अपने डेक चलाना है, किस तरह क्या करना है। क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, क्योंकि मेरे पास पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर मजबूरन मुझे भी उस कैटेगरी में जाना पड़ रहा है। तो ऐसे भी आते हैं जो अलग भी नहीं लिख सकते, थोड़ा सा मैंने अब चेंज किया है काम का तरीक़ेकार। अब कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, शक्ल बना ले, कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, एक तार कॉमन पर, स्टार्टिंग पे डायरेक्ट तार नहीं देनी, स्टार्टिंग को अपने चंद सेकंड के लिए टच देना है। तो इस तरीके से भी हम चलाते हैं, लेकिन इस तरीके से एम्पेयर क्लियर नहीं होते, तो उसे आप कैपेसिटर के जरिए डायरेक्ट चलाएंगे। फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने का तरीक़ेकार पहले इश्काल बना दें, दूसरा एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने का तरीक़ेकार। सारे जो तारे लाएंगे ये फेस और न्यूट्रल लाएंगे। जी जी, फेस न्यूट्रल, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। रनिंग कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग में जाएगा, मेन की तार हमेशा रनिंग में जाएगी, और न्यूट्रल भी हमेशा जो है वो कॉमन में जाएगी। न्यूट्रल दे दे या फेस दे दे, ये तार रख जाएगी। एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना, फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना। कल दोनों हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे।